तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ द इंटरफेरेंस। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमें ये बात ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ये हम स्टडी कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है कि दो लाइट वेव अगर वो सेम फेज़ में किसी पॉइंट पे मिल रहे हो। सेम फेज़ में होने का क्या मतलब कि फेज़ डिफरेंस आपका 0 का हो, 2 पाई का हो, 4 पाई का हो, तो वो कहलाते हैं कि ये सेम फेज में मिल रहे हैं और वहाँ पे उस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो या दूसरा पाथ के टर्म में कि पाथ डिफरेंस अगर लेमडा का हो या 0 का, यानी दोनों के बीच, दो वेव्स के बीच अगर पाथ डिफरेंस 0 का हो या फिर लेमडा का हो, 2 लेमडा का हो, 3 लेमडा का हो, तो उस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है कि अगर फेज डिफरेंस पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। और लेमडा के केस में क्या हो कि हाफ लेमडा हो, 3/2 लेमडा हो, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। लेकिन उसका एक हम जनरल फार्मूला फाइंड करेंगे और उसके लिए जो हमारा थ्योरेटिकल एनालिसिस है उससे पहला ये है कि essential condition for the constructive interference and destructive interference in terms of phase difference। हम पहले phase difference के टर्म में essential condition फाइंड करेंगे constructive और destructive interference के लिए। तो हमने मान लिया इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए, कि हमारे पास दो वेव हैं जिसका फ्रीक्वेंसी सेम है, बट जिस पॉइंट पे वो दोनों मिल रहे हैं वहाँ पे, उस पॉइंट पे दोनों वेव का जो फेज है वो अलग अलग है। और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है और उसको हम ए से मानते हैं। यानी एम्पलीट्यूड जो है हमारा दोनों वेव का, वो हमने ए माना, और उस वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है उसको हमने ओमेगा माना। तो चूंकि दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी उसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सेम होने क्या मतलब कि उसका वेवलेंथ भी सेम है, और हमने दोनों वेव का एम्पलीट्यूड माना कि ए है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा। अब तो इसलिए जिस पॉइंट पर, लेकिन दोनों एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों वेव्स मिल रहे हैं, वहाँ पे हमें ये फाइंड करना है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा कि डिस्ट्रक्टिव। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है तो वहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जिस पॉइंट पे दोनों वेव्स मिल रहे हैं वहाँ पे फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट जो इक्वेशन है वो हमारा क्या है, y1 है। माना कि फर्स्ट वेव का उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कितना है, y1, और ये बराबर होगा एम्पलीट्यूड, उस वेव के एम्पलीट्यूड, साइन और ओमेगा टी। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे ये हमारा वेव का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, और सेकेंड वाले वेव का उस पॉइंट पे टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट कितना, उसको हमने y2 से रिप्रेजेंट किया, और ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ फाई क्या है, फाई दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस है। ठीक, तो ये दोनों वेव मिलेंगे जहाँ पे, वहाँ पे एक रिजल्टेंट वेव बनेगा, और एक उस रिजल्टेंट वेव की वजह से वहाँ पे जो पार्टिकल है उसका रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट के, यानी जो दोनों वेव्स हैं उसके डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर। यानी y जो होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा y इजकल टू y1 प्लस y2। यहाँ पे सिंपली वैल्यू रख देंगे हम, a साइन ओमेगा टी प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक, अब यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं,
ये यहाँ से हमने क्या किया, कॉमन लिया। बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ठीक है। देखिए, क्योंकि फिज़िक्स जितना आप समझते हैं मुश्किल है, उतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है कि हर कोई पढ़ ले। लेकिन आसान उसके लिए हो जाता है जो अगर मेहनत करते हैं तो आसान हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पे सिर्फ हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। ए यहाँ से हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये यहाँ पे साइन के साथ ये एंगल है, क्योंकि ये क्या एंगुलर वालों से एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा टाइम है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या देता है, एंगल देता है, ठीक है। वैसे ही ये हमारा एंगल है और ये 5 भी क्या हमारा एंगल है, यानी इन दोनों के बीच का ये फेज डिफरेंस है, एंगल का डिफरेंस है। तो ये दोनों मिल करके क्या एंगल बना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको पता होगा कि साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे क्या माना कि इस वाले टर्म को हम सी मानेंगे और इस वाले टर्म को हम डी मानेंगे। तो हमारा क्या होगा एक्सप्रेशन फाइनल, ए साइन सी ओमेगा टी प्लस डी ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2 होता है, फॉर्मूले से ही 2 है, 2 साइन, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इनटू कॉस ओमेगा टी, सी यहाँ पे सी क्या है, ओमेगा टी है, माइनस डी क्या, ओमेगा टी प्लस 5, तो ओमेगा टी माइनस 5, क्योंकि ये माइनस ये इसके और ये प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा आपका बाई 2। तो यहाँ से आपका क्या होगा, अब ये नहीं कि ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 2 इसके साथ, यानी दोनों 2 में अंतर है, साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 दोनों में डिफरेंस है। तो अगर ये पूरे के नीचे होता तब तो ये 2 से 2 कट जाता, लेकिन ये क्या है, सिर्फ ये थीटा के नीचे 2 है, इसलिए नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2 साइन, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी ना, ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2, और ये हो जाएगा आपका कॉस, इससे कट जाएगा माइनस 5। आपको ये बात पता है कि कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे हम सिंपली कॉस 5 लिखेंगे, ठीक है। अब ये आ गया आपका ए, 2 को भी ले लीजिए, 2a, यानी इसके अलावा जो भी टर्म्स हैं उसको एक साथ हम लिखते हैं। 2 लिया, फिर a ले लिया, फिर हमारा cos 5, और ये हो गया हमारा साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2। अब अगर हम यहाँ से मैच करें इस इक्वेशन से तो क्या है, ये हमारा एक पहले वाले वेव का उस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर टाइम टी पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, जहाँ पे ये हमारा एंगल है और ये हमारा इसके साथ जो क्वांटिटी हो एम्पलीट्यूड है। दूसरे वेव के लिए भी क्या है, ये हमारा उस पर्टिकुलर टाइम पे जहाँ पे दोनों मैच कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं, उस पॉइंट पे उसका एंगल है और ये उसका एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे भी अब क्या हो, जब दोनों वेव इंटरफेयर करेंगे तो उस समय एक नया वेव बनेगा और उस वेव का इक्वेशन तो ये होगा साइन और ये उसका एंगल, लेकिन उसके साथ जो टर्म है अब, क्योंकि इसके साथ जो भी टर्म होता है वो हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो अब जो नया वेव बनेगा, नया जो वेव बनेगा उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा
ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा, यानी 2a cos phi sin 2 ओमेगा t प्लस 5/2, और उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, यानी 2a cos phi। 2a cos phi, यहाँ पे 2 छूट रहा है, यहाँ पे 2 आपका छूट रहा है, 2। ठीक, अब हमें ये पता करना है कि इस कंडीशन, हाँ ये हो गया। अब ये है कि इस वेव का इंटेंसिटी कितना होगा, इस वेव का इंटेंसिटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये बात पता है कि जो इंटेंसिटी होता है वो किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, 2a cos phi बाई 2, यानी I जो है, इस जो रिजल्टेंट वेव बन रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा आपका I बराबर 2a cos phi बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वो कितना, 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर phi बाई 2। इसको थोड़ा सा और हम सिंपल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ थीटा क्या है, यहाँ थीटा जो है वो 5/2 के बराबर है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1 प्लस cos 2 5/2/2। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इस चीज़ को, यहाँ से हटाते, ये हो जाएगा हमारा क्या, बराबर होगा 4a स्क्वायर 1 प्लस cos 2 5/2/2। अब इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा और हमें मिलेगा I बराबर होगा 2a स्क्वायर 1 प्लस cos 5। अब ये हमें बात पता है कि अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, यानी दोनों वेव सेम फेज में मिल रहे होंगे, तो इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होगी, यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो इंटेंसिटी होगी मिनिमम। तो अब यहाँ से देखें कि I मैक्स कब होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि I मैक्स होने की कंडीशन क्या है, कि इसमें जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो क्या है, इसमें वेरिएबल 2 नहीं है, 2 एक नंबर है, A क्या है, वो दोनों वेव जो आपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया है उस वेव का एम्पलीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, एक नंबर, ये भी नहीं। वेरिएबल क्या है कि डिफरेंट फेज में लाइट मिल सकती है, हमें फेज डिफरेंस के टर्म में ही तो निकालना है, यानी वेरिएबल हमारा फाई है। तो आई मैक्सिमम होने की कंडीशन ये है कि इसका वैल्यू मैक्सिमम हो, यानी फॉर आई मैक्स द वैल्यू ऑफ cos phi शुड बी मैक्स, वही मैक्सिमम। ठीक है, तो ये बताइए कि ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द cos थीटा और sin थीटा। तो रेंज जो होता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। तो cos और sin का जो रेंज होता है वो -1 to +1। तो cos थीटा का, या तो यहाँ पे थीटा की जगह फाई है, तो यानी cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पे यानी आई मैक्स होने की कंडीशन क्या है, आई मैक्स होगा व्हेन
कॉस फाई किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। और कॉस फाई 1 होने की कंडीशन क्या है कि फाई का वैल्यू 0 हो या फिर 2 पाई हो। दैट इज फाई किसके बराबर हो, या तो 0 के बराबर हो या फिर 2 पाई के बराबर हो या फिर 4 पाई के बराबर हो या फिर 6 पाई के एक्सेट्रा। तो एक जनरल फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म लिख सकते हैं कि फाई जो हो वो 2n पाई, 2n, यानी दो वेव का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा उस पॉइंट पे जहाँ पे वो दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस या तो 0 हो या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल का क्या मतलब कि यहाँ पे n जो है 1 है, 0, फिर आपका 1, फिर आपका 2, आपका 3, आपका 4। 0 रखेंगे यहाँ पे n की जगह तो क्या हो जाएगा 0, जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई, जब 2 रखेंगे तो 4 पाई, जब 3 रखेंगे तो 6 पाई। तो यानी दो वेव जिस पॉइंट पे मिल रहे हों तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनने की कंडीशन ये है कि दोनों वेव के बीच फेज का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, आपका फेज का डिफरेंस या तो 0, यानी दोनों सेम फेज में आके मिल रही हों, दोनों सेम फेज में आके मिल रही हों, या फिर दोनों वेव के बीच फेज का जो डिफरेंस है वो 2 पाई का हो या 4 पाई का हो या 6 पाई का। तो एक सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ द पाई, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो हम लिख सकते हैं फॉर द कंस्ट्रक्टिव interference phase difference should be even multiple of pi, even multiple of pi। अब बात करते हैं कि I का, अच्छा जब आपने रख दिया तो 1 आ गया तो मैक्सिमम क्या होगा, आई मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, आई मैक्स की जो वैल्यू होगी, आई मैक्स वो होगी आपकी 2a और 1 + 1, यानी ये हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर छूट रहा है आपका 4a स्क्वायर, यानी मैक्सिमम जो वैल्यू होगा दोनों वेव की इंटेंसिटी का होगा 4a स्क्वायर, यानी एक वेव जो हमारा वेव का एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर का 4 टाइम्स। ठीक, अब हम बात करते हैं कि मिनिमम वैल्यू की क्या कंडीशन है। तो मिनिमम वैल्यू यानी जहाँ पे दोनों वेव अपोजिट फेज में मिल रहे हैं वहाँ पे क्या कहलाएगा, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि इंटेंसिटी 0 के बराबर होती है, यानी दो वेव्स जहाँ मिल रहे हैं और वहाँ पे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इंटेंसिटी 0 होगा। तो हम I को 0 यानी उसका वैल्यू क्या मिनिमम होगा, मिनिमम। तो I मिनिमम होने की क्या कंडीशन है, यानी I मिनिमम होने की क्या कंडीशन है, मिनिमम होने की क्या कंडीशन है। तो मिनिमम होने की कंडीशन ये है कि ये जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है ये इसका वैल्यू मिनिमम हो। तो मिनिमम कब होगा कि जब इसका वैल्यू मिनिमम, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1, यानी आई मैक्स के लिए, आई मिनिमम के लिए फॉर लिखेंगे फॉर आई मिनिमम द वैल्यू ऑफ cos phi शुड बी मिनिमम। और मिनिमम इसका वैल्यू कितना होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि cos का जो मिनिमम और मैक्सिमम होता है वो मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम +1 होता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1, यानी
कॉस फाई का वैल्यू -1, और -1 अगर कॉस फाई का वैल्यू -1 है तो इसका मतलब कि फाई का वैल्यू क्या है, दैट इज फाई जो है वो या तो पाई के बराबर है या फिर 3 पाई के बराबर है या फिर 5 पाई के बराबर है। तो इसके लिए हम एक जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 2n+1 का पाई, और यहाँ पे n क्या है आपका 0 1 2 3, यानी जनरल फॉर्म। जैसे कि हमने ऊपर वाले के लिए जनरल फॉर्म लिखा वैसे ही हमने इसके 2n+1 पाई। तो जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, 1 बचेगा यानी पाई। जब 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 3 प्लस 2 × 1 2 + 1 3 हो जाए 3 पाई, यानी हमारा ये वाला टर्म। जब हम इसमें 2 रखेंगे तो 2 × 2 तो कितना 4 + 1 5 पाई। ठीक है, तो यहाँ से फिर मिटाता हूँ मैं चीज़ों को, मिटा दूँ। हाँ, तो कॉस, तो ये बात आ गई कि मिनिमम वैल्यू होगा, और मिनिमम वैल्यू के लिए हमारा फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 पाई। ठीक है, तो हम इसके लिए जनरल लिख सकते, तो मिनिमम वैल्यू मतलब हुआ इसका कि वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए, क्योंकि फाई क्या हमारा फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए 2π1, यानी फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस between two waves should be equal to 2n+1 पाई। अब ये बताइए कि ये क्या नंबर दे रहा है, ये किसी भी वैल्यू के लिए, 0 के लिए क्या हो जाएगा 1, 1 रखेंगे तो 3, n की वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो क्या मिलेगा, इसका वैल्यू 1 मिलेगा। अच्छा 1 रखेंगे तो हमारा इसका वैल्यू मिलेगा 3, 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा 5। तो 1 3 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ऑड नंबर में जब पाई का मल्टीपल हो तो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई फॉर डिस्ट्रक्टिव the phase difference between two wave should be equal to odd multiple ऑफ पाई। बहुत ही सिंपल सी बात है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, यानी फाई का वैल्यू इवन मल्टीपल होना चाहिए। और इवन मल्टीपल मतलब क्या कि 2n पाई, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी 2n+1 पाई। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस।